আচ্ছা তুই জুবিন গার্গ ওই জুবিন মোৰ কাৰণে জুবিন একো নহয়। কোন হয় তহঁত লাৰা জুবিন মৰিলে বুলি ষ্টেটাছ লগাইছে মৰক নাই মৰিব দে না তক ইমান ঘবনি ইমান মতলবী মানুহ গেলা মৰিবই ন। नमस्कार दोस्तों, ये सब सवाल असम में रहने वाले कुछ मूर्ख लोगों का है जो असम में रहकर भी असम प्राइड को ना पहचान पाए। हाँ, ये सब सवाल अगर असम का बाहर का कोई करता है कि जुबिन कौन है तो थोड़ा जायज लगता है, पर असम में रहकर अगर वो कहता है कि वो जुबिन को नहीं जानता है तो फिर उसे मूर्खता ही कहा जाना चाहिए। आज की वीडियो में उन तमाम लोगों के लिए बना रहा हूं जो शौक पर है कि आखिर जुबिन कौन था कि उनकी मौत पर इतना हंगामा मचा हुआ है। करोड़ों लोग उनके अंतिम यात्रा के लिए रास्ते पर उतर आए। सरकार को 3 दिन के लिए असम को बंद घोषित करना पड़ा। जोहार साथियों, सबसे पहले तो सिंगर जुबिन गार्ग को मैं सिंगर नहीं बल्कि एक रेबल कहना पसंद करूंगा, क्योंकि वो घंटा किसी का खातिर नहीं करता था। एकदम सीधा मानू मोर कोनो घंटा दोस्तों, वो कोई करप्ट पॉलिटिशियंस या कोई भी करप्शन के खिलाफ आवाज उठाने में कभी पीछे नहीं हटा। आपको सीए एक्ट के बारे में मालूम होगा और असम में इसका प्रभाव भी आपने देख चुके होंगे। जुबिन दा ने सीधे सीधे बोल दिया था कि जब तक मैं जिंदा हूँ सीए एक्ट को असम में लागू होने नहीं दूंगा। हाँ, उन्होंने 38,000 प्लस गाने गए, पर ये सब उन्होंने पैसों के लिए नहीं बल्कि असम के भविष्य के लिए गाने गए। असम के नाम को ऊंचा रखने के लिए गाना गया। उन्होंने जब कभी अन्याय देखा उसका विरोध किया, आम लोगों के हित में आवाज उठाया। पॉलिटिक्स नौकरी व बंधु। अब आप ही बताइए, क्या वो स्वार्थी थे? कोविड के टाइम पर अपना घर को कोविड सेंटर घोषित कर दिया। इससे उसके साफ मन और दया दिखाई देता है। इंडियन एक्ट्रेस कंगना रनावत ने सालों पहले अपना पर्सनल इंस्टा आईडी पर गैंगस्टर के पोस्टर के साथ जुबिन दा को ट्वीट करके पोस्ट किया था कि जुबिन दा नो वन लाइक यू, मतलब जुबिन दा आपसा कोई नहीं। और कुछ चिंदी चोर लोग उस महान इंसान को खुदगर्ज कह रहे हैं। क्या ये बकवास नहीं लगता? दोस्तों, सन 1947 को भारत स्वाधीन हुआ, पर असम के कुछ लोग खुद को स्वाधीन नहीं मानते थे। इसलिए भारत स्वाधीन होने के 25 साल बाद 1972 को अल्फा जैसे संगठन का जन्म हुआ ताकि असम को भारत से अलग करके एक स्वाधीन देश बनाया जा सके। ठीक इसका 5 साल पहले अपना जुबिन धरती पर आया, लक्की मोहिनी मोहन बोरठाकुर और लक्की इल्ली बोरठाकुर के बेटे के रूप में। धीरे धीरे अपना जुबिन बड़ा होता गया और अल्फा का भी गतिविधियां बढ़ता गया। जुबिन को संगीत का दुनिया में इतना संघर्ष करना नहीं पड़ा क्योंकि उसका माता एक क्लासिकल सिंगर थी और पिताजी एक कवि और लिरिस्ट थे। इसलिए उसके घर की माहौल पूरा संगीतमय था, जहाँ से उन्होंने संगीत सीखना शुरू किया। क्लासिकल संगीत की ट्रेनिंग भी ली, जिसकी उसकी वॉइस रेंज और कंट्रोल बहुत मजबूत रहा। जुबिन ने अपनी मां के प्रभाव से लोकगीत और भजन गाना शुरू किया। दूसरी तरफ 1947 के बाद असम भारत के संघ राज्यों का एक पूरा हिस्सा बन गया, पर अल्फा का सोचने का तरीका राजनीतिक और आर्थिक फ्रस्ट्रेशन से भरा था। उनका स्वाधीन असम का सपना आंदोलन और हिंसा के रास्ते पर चला गया, जिससे आम लोगों को परेशानी हुआ। 1992 तक आते आते अल्फा बहुत ज्यादा सक्रिय हो गया था। 1990 में पहली बार इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन बजरंग चलाया अल्फा के खिलाफ, पर अल्फा के बहुत सारे मेंबर्स जंगलों में छुपे रहे। 1992 तक दूसरा बड़ा ऑपरेशन राइनो शुरू हुआ। इस ऑपरेशन में थाउजेंड्स ऑफ आर्मी एंड पुलिस लगाए गए अल्फा के कैंप्स को खत्म करने के लिए। इसी बीच असम में एक महान आत्मा का जन्म हुआ, अपना जुबिन दा। जी हाँ, 1992 में जुबिन का पुनर्जन्म हुआ अनामिका के साथ। जुबिन ने एल्बम अनामिका को अपना पुनर्जन्म माना और उसके बाद की कहानी असम के हर बच्चा जानता है। असम में गीतों का बारिश नॉन स्टॉप कम करता गया। कम करो, फल का चिंता मत करो, जुबिन इसका एक सही एग्जाम्पल ठहरा। 1992 में उनका पहला एल्बम अनामिका रिलीज हुआ। ये एल्बम सुपरहिट हुआ और इसी एल्बम ने उन्हें असम के एक यूथ आइकन बना दिया। अनामिका के गाने जैसे अनामिका पाखी माया और तुमी मोर लोगों के दिल में बस गया। 1990s के दौर में असमीज फिल्म इंडस्ट्री के लिए उन्होंने कई सुपरहिट प्लेबैक सॉन्ग्स दिए। धीरे धीरे उनका नाम हर असमीज घर में छा गया। उन्होंने हिंदी, असमीज, नेपाली, बोडो, आदिवासी और कितना गिनूं या 40 से ज्यादा भाषाओं में गाना गया। 2005 में उन्हें बॉलीवुड में एक बड़ा मौका मिला गैंगस्टर के या अली गाने के साथ। ये गाना एक ब्लॉकबस्टर साबित हुआ और उन्हें नेशनल लेवल पर फेम मिल गया। उसके बाद उन्होंने कई बॉलीवुड फिल्मों में गाना गाया। फिजा, कांटे, गैंगस्टर, साया, जिस्म, दिल तू ही बता, क्या यही प्यार है, इस तरह की। उस वक्त उनकी आवाज ने पूरे इंडिया में क्रेज मचा दिया था। जुबिन गार्ग एक इंडिपेंडेंट और फोक रूटेड आर्टिस्ट था। बॉलीवुड में उन्हें लगता था कि वहाँ सिंगर को आर्टिस्ट नहीं बल्कि एक वॉइस मशीन समझा जाता है। उनका कहना था मुंबई में सिंगर को सिर्फ लाइन गाने कहा जाता है, दिल से म्यूजिक बनाना नहीं। यानी उन्हें आर्टिस्ट फ्रीडम नहीं मिल रहा था। बॉलीवुड में प्रोडक्शन हाउसेस और म्यूजिक लेवल्स हर चीजें कंट्रोल करता है। वे डिसाइड करते हैं कि कौन गाएगा, कब रिलीज होगा। जुबिन ने कहा था कि मैं पैसा के लिए नहीं दिल के लिए गाता हूँ और वहाँ दिल से ज्यादा बिजनेस चलता है। उनका हार्ट हमेशा से असम में ही था।
वे कहते थे मैं बॉलीवुड का नहीं असम का बेटा हूँ, इसलिए वो वापस असमीज म्यूजिक और फिल्म्स पर ध्यान दिए। उन दौरान उन्होंने असमीज फिल्म्स, बिहू सॉन्ग्स, फोक प्रोजेक्ट्स और रीजनल एल्बम्स बनाए। उनका जुबिन गर्ग स्टूडियो असम के गुवाहाटी में ही है। बॉलीवुड में उन्हें कई लोग नॉर्थ ईस्ट सिंगर बोल के अलग ट्रीट करते थे। जुबिन ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था, मैं किसी कॉर्नर का नहीं पूरे देश का हूँ, पर पहचान असमीज ही रहेगा। ये कल्चर प्राइड भी उनका एक मेजर रीजन था बॉलीवुड से हटने का। बॉलीवुड में कैंप कल्चर और म्यूजिक माफिया होने का बातें चलते रहता है। जुबिन गर्ग जैसे इंडिपेंडेंट सिंगर को यह लगता था कि उन्हें फेयर चांस नहीं मिलता, इसलिए उन्होंने मुंबई छोड़ के गुवाहाटी में अपना इंडिपेंडेंट म्यूजिक एम्पायर खड़ा किया। बॉलीवुड से दूर जाने के बाद उन्होंने असमीज फिल्म मिशन चाइना, कंचनजंगा, प्रतिघात जैसे प्रोजेक्ट्स बनाए। रीजनल और सोशल सॉन्ग्स गए, एंटी ड्रग, पीस, लव और कल्चर पर अपने कॉन्सर्ट से यूथ को इंस्पायर करते रहे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, बॉलीवुड मुझे पैसा दे सकता है पर शांति नहीं, और असम मुझे सुकून देता है। जुबिन गर्ग ने अपने करियर के दौरान कई नेशनल और रीजनल अवार्ड्स जीते। 2018 में एक अनोखा अवार्ड जीता जिसे हीरो टू एनिमल अवार्ड कहा गया। उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर, एक्टर, लिरिस्ट, फिल्म प्रोड्यूसर जैसे कई किरदार निभाए। आज उन्हें हार्ट रॉब ऑफ असम और जुबिन दास जैसे नामों से जाना जाता है। वे कहते थे, मेरा कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, मैं सबका हूँ। उन्होंने भारत के हर धर्म के लिए गाना गाए। जुबिन ने कई भजन और डिवोशनल सॉन्ग्स गाए जो शिव, कृष्णा, दुर्गा, गणेश जैसे देवताओं को समर्पित है। उन्होंने मुस्लिम भावनाओं को समर्पित गाने भी गाए। इसका सबसे मशहूर एग्जाम्पल या अली है। या अली एक अल्लाह के नाम का जिक्र है जिससे सब्र, हिम्मत और फेथ का प्रतीक माना जाता है। जुबिन गर्ग ने कई क्रिश्चियन और गॉस्पेल टाइप सॉन्ग भी गाए हैं। उन्होंने पीस ऑन अर्थ और हालेलुया टाइप टोन वाले गाने भी अपने कॉन्सर्ट में गाए, इसीलिए उनका कॉन्सर्ट में हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, आदिवासी सब लोग एक साथ गाते हैं। जुबिन ने अपने असमीज और नॉर्थ ईस्टर्न रूट से जुड़े आदिवासी और जनजाति फोक गीत भी गाए हैं। बिहू सॉन्ग्स, कर्वी फोक सॉन्ग्स, मिसिंग सॉन्ग्स और टी गार्डन कम्युनिटी सॉन्ग्स, सब में उन्होंने अपनी आवाज दी। इन गीतों में प्रकृति, माँ और सामाजिक एकता का संदेश होता है। जुबिन गर्ग के गीतों में एक कॉन्सिस्टेंट थीम मिलता है, धर्म से ऊपर इंसानियत। वो खुद कहते हैं, म्यूजिक हैज नो रिलीजन, इट्स ए वे टू कनेक्ट पीपल्स हार्ट। वो म्यूजिक से पैसा कमाने वाले नहीं बल्कि लोगों का प्यार कमाने वाले आर्टिस्ट थे। इसीलिए करोड़ों लोग सड़क पर उतर आए थे ताकि उन्हें आखिरी बार दर्शन कर सके और उन्हें विदा कर सके। यूं ही वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बना। जुबिन दा का जीवन ही एक मैसेज है कि अगर आप प्यार का भूखा हो तो पहले आपको प्यार करना आना चाहिए। जुबिन दा ने सालों पहले असम के चाय बागानों में काम करने वाले आदिवासी भाई बहनों के लिए एक सवाल छोड़ा था। आज मैं उसी सवाल को आपके सामने रखना चाहता हूँ। हो सके तो खुद को इस सवाल का जवाब देने की कोशिश जरूर करना। हे आदिवासी रे मोर भाईमान, का करला इतना दिन असम के चाय बागानों में कमाए के। बहुत बहुत धन्यवाद। सैल्यूट जुबिन दा। आदिवासी रे भाईमान, का करला इतना दिन चा बागाने कमाई के, चा बागाने